इतिहास की दिशा निर्धारित करने में उस राष्ट्र का भूगोल भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्वत, नदियां, मैदान, पठार और समुद्र न केवल लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि सभ्यताओं के उत्थान और पतन की कहानियां भी लिखते हैं। मानिए कि अगर गंगा सिंधु का विशाल मैदान न होता, यदि विंध्य पर्वतमाला उत्तर और दक्षिण के बीच न होती और मध्य भारत का पठार अपनी विशिष्ट भौगोलिक संरचना न रखता, तो संभवतः भारत का इतिहास कुछ और ही होता। नमस्कार, स्वागत है आपका इतिहास पर भूगोल के प्रभाव की दूसरी कड़ी में। हिमालय, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच जो उत्तर भारत का विस्तृत मैदान है, हम इसे गंगा और सिंधु के विशाल मैदान के रूप में जानते हैं। ये सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है। पश्चिम में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों से लेकर पूर्व में गंगा और ब्रह्मपुत्र तक फैला यह क्षेत्र हजारों वर्षों से मानव बसावट का केंद्र रहा है। अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है और 240 से 320 किलोमीटर तक चौड़ा है, जो कि हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ है। यह मैदान 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला सिंधु घाटी, दूसरा गंगा यमुना का मैदान और तीसरा ब्रह्मपुत्र घाटी। सिंधु नदी तिब्बत के पठार से निकलकर पश्चिम और उत्तर पश्चिम की दिशा में बहती हुई दक्षिण की ओर मुड़कर पंजाब के मैदानों में उतर जाती है। पंजाब की 5 नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज आखिर में एक होकर सिंधु नदी में ही मिल जाती हैं और सिंधु नदी पंजाब को छोड़कर सिंध प्रदेश में बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। बात करें अगर गंगा नदी की, तो ये हिमालय से निकलती हुई हरिद्वार के निकट मैदान में प्रवेश करती है और वहां से पहले दक्षिण पूर्व और बाद में पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। हिमालय से उद्गमित कई अन्य नदियां जैसे यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी आदि भी अंत में गंगा में ही आकर मिलती हैं। यहां पर आपके लिए एक सवाल है कि यमुना नदी गंगा से किस स्थान पर मिलती है? उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं ब्रह्मपुत्र की तरफ। ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जिसका जगह जगह पर नाम बदलता रहा है। कैलाश पर्वत से निकलकर पूर्व दिशा में बहती ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है। असम में इसे दिहांग कहते हैं। फिर यह नदी दक्षिण की ओर मुड़ती है और तब यह ब्रह्मपुत्र कहलाती है। इस नदी के मार्ग में मौजूद लाल रंग और लौह तत्वों से भरपूर मिट्टी के कारण पानी का रंग अक्सर लालिमा लिए हुए होता है। शायद यही कारण है कि प्राचीन काल में इसे लौहित्य कहा जाता था। बंगाल के मैदानों में बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी गंगा की पूर्वी धारा में मिल जाती है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में राजस्थान की मरुभूमि है, जिसे थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। इसी भूभाग में अरावली पहाड़ियां भी विद्यमान हैं। वर्तमान में यह अत्यंत अनुर्वर और दुर्गम है, जहां लोगों को अपनी आजीविका के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। यह मरुभूमि गंगा के मैदान को सिंधु के मैदान से अलग करती है और उत्तर पश्चिम के सभी पर्वतीय मार्ग सिंधु के मैदान में आकर मिलते हैं। संकीर्ण क्षेत्र में सीमित रहने के कारण यहाँ के शासक व्यापक दृष्टिकोण से विकास न कर सके। हालांकि उन्हें अपनी स्वतंत्रता की चिंता अवश्य रहती थी और उसकी रक्षा के लिए वे अपने प्राण न्यौछावर करने को भी उद्यत थे। लेकिन संपूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए वे कभी जागरूक नहीं रहे तथा विदेशी शत्रुओं के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा भी नहीं बना सके। यह क्षेत्र हमेशा से ऐसा निर्जन नहीं था। प्राचीन काल में द्विशदती और सरस्वती नदियों के कारण यह काफी उपजाऊ और हरा भरा था, लेकिन बाद में किन्हीं कारणोंवश इन नदियों के लुप्त हो जाने के कारण यह रेगिस्तान बन गया। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, उत्तर भारत में फैला गंगा सिंधु का मैदान विश्व के सबसे विशाल और उपजाऊ मैदानों में से एक है।
यह क्षेत्र हजारों वर्षों से मानव बसावट का केंद्र रहा है। लगभग 2600 से 3000 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का उदय भी इसी भूभाग में हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा और राखीगढ़ी जैसे नगर इस बात का प्रमाण है कि यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा। वैदिक काल में भी आर्यों का विस्तार धीरे धीरे पंजाब से गंगा घाटी की ओर हुआ। गंगा के मैदान की उपजाऊ भूमि ने कृषि आधारित समाज और शक्तिशाली जनपदों को जन्म दिया। मगध का उत्थान भी कोई संयोग नहीं था। गंगा और उनकी सहायक नदियों से घिरा यह क्षेत्र कृषि, व्यापार और परिवहन की दृष्टि से अत्यंत अनुकूल था। परिणाम स्वरूप नंद, मौर्य और गुप्त जैसे साम्राज्य भी यही उभरे। समतल भूभाग होने के कारण सेनाओं की आवाजाही सरल थी और यही कारण है कि अधिकांश राजनीतिक संघर्ष और साम्राज्य निर्माण की प्रक्रियाएं यही मैदान में हुई। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल ही यहाँ के समाज का गठन हुआ, साथ ही खान पान और वेशभूषा आदि पर भी इसका प्रभाव पड़ा। सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन रहा। जहां एक तरफ यातायात की सुविधा के कारण यहाँ व्यापार तथा उद्योग की प्रगति हुई और बड़े बड़े व्यावसायिक नगरों का विकास हुआ, वहीं दूसरी तरफ यहाँ की धन संपदा ने सदैव ही आक्रमणकारियों को अपनी ओर आकर्षित किया। वीडियो की अगली कड़ी में हम बात करेंगे विंध्य मेखला और मध्य भारत के पठार के साथ ही दक्षिण भारत के पठार और उनके प्रभाव के बारे में। तो जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।